नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी नहीं रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इसको प्रणाम है। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है। नमस्कार। दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। हम दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिकाला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की हमारी मेहमान बहुत ही खास मेहमान है जो कि नैरोबी केन्या से हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीषा कठालिया जी। मनीषा जी आरजे होने के साथ साथ आप साहित्य में भी काफी रुचि रखती हैं। आप एक जज्बात रूहानी करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी आप फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिसमें ऑनलाइन कविता और कहानी का ओपन माइक्स का आप संचालन करती हैं। इसके साथ ही आप साउंड एशिया एफएम पर रेडियो प्रेजेंटर हैं। जज्बातों का सफर कार्यक्रम संचालित और संयोजित करती हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। इंस्टाग्राम पर आपका एक लाइव शो भी होता है, बोल दो ना जरा, वो आप पोस्ट करती हैं। इसके साथ ही आपने टॉट्स और मॉम्स ब्लॉग के यूट्यूब चैनल के लिए राजस्थानी भाषा में वॉइस ओवर भी किया। इसके बाद एक खास बात है कि आपका कहानी संग्रह अंतस का आकाश अमेजन किंडल पर उपलब्ध है और आपकी इंडियन न्यूज प्रेस की मैगजीन और केन्या की स्थानीय हिंदी पत्रिका में आपकी कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। सबसे खास बात, भारतीय उच्चायोग नैरोबी द्वारा विश्व हिंदी दिवस 2021 पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आप संचालन कर चुके हैं और साथ ही में अशोक चक्रधर जी, डॉक्टर अनामिका, जैन अमर जी जैसे बड़े बड़े कवियों के साथ आपने ऑनलाइन मंच साझा किया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें मनीषा कठालिया जी का सानिध्य मिल रहा है। बस उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनकी इस यात्रा के बारे में उनसे बहुत कुछ हम बात करेंगे और बहुत कुछ हम उनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कैसी है मनीषा जी? बिल्कुल ठीक रेणु जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ और हम आपका हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात जो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस प्लेटफॉर्म का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज अपने यहाँ पर इस साक्षात्कार के लिए बुलाया। नहीं, बिल्कुल ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मनीषा जी कि हमें आपका सानिध्य आज मिल रहा है, क्योंकि हम जब आपके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जानने को मिलेगी और सबसे खास बात जो एक युवा पीढ़ी है उसको जानने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर के जब युवा पीढ़ी आगे चलती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भटकाव एक शब्द वो भी जुड़ जाता है। लेकिन जब आपसे हम बात करेंगे तो उनको एक रास्ता, एक मंजिल उनको मिलेगी। हम अपनी बात को आगे करें शुरू, उससे पहले एक सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी जन्मभूमि से लेकर के जो आपकी कर्म भूमि है अब वहां तक का सफर। हाँ, देखिए जन्मभूमि तो मेरी है उदयपुर राजस्थान जी। और वहाँ से कर्म भूमि तक का सफर तो कुछ ऐसा रहा कि पहली कर्म भूमि तो मेरी राजस्थान का वही शहर रहा जहाँ जी। मेरी जन्मभूमि है। लेकिन जैसा कि आप हमारे यहाँ की जो प्रथा है, विवाह के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं और पराई ही नहीं, शहर गांव सब बदल जाता है। पहले जी। शहर छूटा, फिर देश छूटा, सब कुछ पति की नौकरी की वजह से छूटा और अपनी पसंद का काम मिलने में मुझे काफी वक्त लगा। और पहले हम लोग नाइजीरिया में थे, नाइजीरिया से जब कीनिया आए तो कीनिया में यहाँ पर फिर भी हिंदी के लिए काफी काम भी होता है और हिंदी रेडियो स्टेशन था। तो मुझे यहाँ आकर पहले ही दिन ये महसूस हुआ कि यहाँ अब मेरे सपनों को पंख मिलेंगे, उड़ान मिलेगी। और बस इस तरह से मैं पहुंची उदयपुर से यहाँ नैरोबी कीनिया और यहाँ मेरा सफर चल रहा है। बिल्कुल। आगे की बात हम जानने से पहले कहते हैं ना कि हमारे यहाँ भारत के अंदर ही बहुत सारी हम्म। संस्कृति है। जी। अपनी सबकी संस्कृति अलग अलग है। जैसे आपका शहर चेंज हो जाता है या आपका राज्य बदल जाता है, वहीं आपकी संस्कृति बदल जाती है। लेकिन आपका तो देश बदला। भारत से हम्म। आप नाइजीरिया गई, केन्या में हम्म। अभी आप हैं, नैरोबी में आप हैं। तो जो संस्कृति है वहाँ की, तो आपको कहीं कुछ तालमेल बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में कहीं परेशानी हुई? कैसे आपको लगा कि अपनी भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति छोड़ के आप उसको अपनाए? तो आप देखिए पहली बात तो हम देश छोड़ते हैं
लेकिन देश हमारे अंदर से कभी कहीं जाता नहीं है। तो आप चाहे किसी को भी देखिए, कई सारे फॉरेनर ऐसे भी हैं, कई सारे ऐसे दूसरे देशों के लोग हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि इन्होंने भारतीयता को अपना लिया है। थोड़ा बहुत अपना लेते हैं, कभी-कभी भारतीय कपड़े पहन लेते हैं, कभी-कभी भारतीय भाषा में बात कर लेते हैं। तो बस समझिए हमारा भी बस उतना ही है कि कभी-कभी उनकी बोली बोल लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि शायद हम भारतीय अपने कल्चर से कुछ ज़्यादा जुड़े हैं, इस वजह से इतनी आसानी से दूसरे के कल्चर में हम घुस नहीं पाते हैं। शायद बिल्कुल। इसीलिए आज भी हम भारतीयता के ही ज़्यादा करीब हैं और थोड़ा बहुत पाश्चात्य संस्कृति को ज़रूर आज भारत में भी सा पूरी नई पीढ़ी ने अपना लिया है, तो हम भी उससे बच तो नहीं सकते। जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा तो आपको बदलना पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता मुझे कभी लगी नहीं। बिल्कुल मनीषा जी, आपने कहा ना, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ के वातावरण को तो अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि दिल के अंदर कहीं न कहीं हमारा हिंदुस्तान, हमारी संस्कृति ज़िंदा रहती है। और वैसे भी कहते हैं जी, ना कि मैं आप अगर जी, मैं अक्सर कहती हूँ जी, कि छोड़ आए बचपन के किस्से और कहानी, छोड़ क्या आए बात बचपन के किस्से और कहानी, हाँ, परदेस में गुज़र रही जवानी, आँखों से अब तो याद नहीं, गिरता भी नहीं पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी क्या दिल है बात है! हिंदुस्तानी। क्या बात है! बहुत खूब। और वैसे भी मनीषा जी, कहा जाता है ना कि आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लीजिए, अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, तो वो तरक्की आपकी बेईमानी हो जाती है। कि जिस हुँ, तरीके हुँ। से मैं अक्सर इस बात का ज़िक्र करती हूँ कि जैसे एक पत्ता होता है, अपने पेड़ से जब तक जुड़ा है, हरा है। आप उसको हुँ, अलग कर दीजिए पेड़ से, वो सूख जाता है, गिर जाता है, हुँ। पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो ये चीज़ जी, हमारे साथ भी रहती है कि हम अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलते हैं, तब तक हम भी ज़िंदा रहते हैं और हमारा दिल भी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहता है। जी, अब सवाल ये आता है मनीषा जी कि जब हम देखते हैं आपने एमएससी मैथ्स में किया, फिर जी। आपने एमसीए किया, लेकिन जब आपके उसके प्रोफ़ेशन के बारे में देखते हैं तो वो बिल्कुल इन दोनों से हटकर आ जाता है। क्योंकि हाँ। मैथ्स में कहीं मैं मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें कहीं भी काम में आता हो कि आप रेडियो प्रेज़ेंटर हैं, आप जो जज़्बाती रूहानी करके आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ भी आवाज़ की दुनिया से आप जुड़ी हुई हैं। तो हुँ, हुँ। ये इस तरफ रुझान आपका कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि रुझान तो बचपन से इसी तरफ था। लेकिन जी। वो जो एक दौर होता है, उस दौर में आपको अगर कोई सही दिशा ना मिले, तो बस जो रास्ता आपको दिखाया जाता है, आप उस रास्ते पे चलते रहते हैं। मैं बचपन में चाहती थी कि मैं सिंगर बनूँ। मुझे कुछ ना कुछ वोकल ही करना था और कई बार मैं टीवी पे जब न्यूज़ रीडर्स को देखा करती थी, उस ज़माने में सिर्फ़ दूरदर्शन था। तो दूरदर्शन पे मैं जब न्यूज़ रीडर्स को देखा करती थी, तो मैं ये सोचती थी कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं था कि मैं सिंगिंग सीखूँ, उस ज़माने के हिसाब से उनको लगता था ये अच्छे घरों की लड़कियों का काम नहीं है। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं सिंगर नहीं बन पाई, तो मैं ज़रूर न्यूज़ रीडर बन जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे अंदर में चलती थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द करियर और आपको जब सब्जेक्ट्स लेने थे जब मुझे, पापा ने कहा नहीं, आपके नंबर अच्छे आए हैं, आप अच्छे सब्जेक्ट्स लेंगे, तो अच्छे सब्जेक्ट क्या होते हैं? साइंस होती है। फर्स्ट स्ट्रीम वही होती है, तो हमने साइंस ले लिया। साइंस ले लिया, बीएससी कर लिया तो और ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था नहीं, मैथ्स में ज़्यादा था बाकी सबसे, तो मैथ्स में एमएससी कर लिया और साथ ही एमसीए भी मैंने साथ-साथ ही किया, इग्नू से कर लिया क्योंकि वो एक कहते हैं ना जब आप किसी परिपाटी पे चलने लगते हैं तो भेड़-चाल की तरह उसके पीछे, 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 पीछे क्योंकि कंप्यूटर साइंस उस वक़्त बहुत नया था, तो बस हमने भी वही सब किया, कर लिया और उसके बाद उदयपुर में ही एक स्कूल में और एक कॉलेज में जॉब भी किया एज़ अ लेक्चरर और साथ में तभी मैंने आकाशवाणी जॉइन कर लिया था क्योंकि वो अंदर की जो एक अर्ज थी ना एक हाँ, जो हाँ। पुकार थी, तो हुँ। वो दिखती थी, मैं उसे छुपा नहीं पाती थी। तो पापा के ऑफ़िस के पास में ही आकाशवाणी का ऑफ़िस था, तो पापा को एक दिन पता चला तो उन्होंने कहा, "ठीक है, तुझे बहुत शौक है ना, तो ठीक है तू चली जा, अपना शौक वहाँ जाकर पूरा कर ले। आकाशवाणी चली जा, आकाशवाणी उदयपुर" और इस तरह से मैं वहाँ चली गई। और ये सब जब छूटा दे शहर छूटा तब तक इतना दुःख नहीं था, तब तक सोचती थी कि मैं ज़रूर आरजे बन जाऊँगी क्योंकि बड़े शहर इंदौर में जा रही हूँ। लेकिन जब देश छूटा, सब छूटा लेकिन सपने कहीं छूट नहीं पाए। वो मेरे सही साथ चलते रहे इन आँखों को में पलते रहे, कभी नहीं
छूटा, एक पल को भी मेरी ज़िंदगी में मैंने ये महसूस नहीं हुआ किया कि अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। हर वक़्त दिल में एक आशा का दीप जलता था कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे सपनों को उड़ान मिलेगी, और वो दिन आया। बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर हमारे साथ सपने हैं और एक हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में एक मंजिल है कि मुझे इस मंजिल को पाना है, तो रास्ते अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। सिर्फ हौसला होना चाहिए, अगर हौसला हौसला होना है। चाहिए, और कभी-कभी देखिए वक़्त ज़रूरी नहीं है कि जिस वक़्त आप चाह रहे हैं उसी वक़्त आपके हाँ, अनुकूल हो। सही मुझे बात। कितने सालों के इंतज़ार के बाद अपना सपना पूरा करने को मिला, लेकिन बस वही है कि उतने वक़्त तक वो दिल में जो आशा का दीप था वो कभी बुझा नहीं। बिल्कुल। और एक पॉज़िटिव रह कर के हम अगर सोचेंगे कि हाँ, नहीं हम इस काम को कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उस काम को हम कर पाएँगे। जी, और जिस तरीके से मनीषा जी आपने कहा नहीं मुझे आवाज़ की दुनिया में ही जाना है, अपनी आवाज़ को अपनी पहचान बनाना है, वो काम आपने किया और आज देखिएगा कि आपकी आवाज़ आपकी पहचान बन चुकी है। और सबसे ज़्यादा जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में जाना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप वहाँ रहकर भी हिंदी को बढ़ हिंदी के लिए आप काम कर रहे हैं, सबसे ख़ास बात ये है। जबकि हम जी, हिंदी अपने देश में, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आप वहाँ को हिंदी को अस्तित्व दिला जी। आपने ये बहुत सही बात कही कि हम अपने देश में हिंदी के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल इस सब के पीछे कुछ-कुछ हमारी परवरिश का भी हाथ है, स्कूलिंग का भी हाथ है। और बस बात ये हुई कि हमारी पढ़ाई जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं होकर हिंदी मीडियम में हुई। तो सक हिंदी मीडियम में होने की वजह से हिंदी से हर चीज़ में जुड़ाव भी था, और अंग्रेज़ी कहीं कमज़ोर थी। अंग्रेज़ी कहीं कमज़ोर थी और हिंदी पढ़ने को ज़्यादा मिलती थी, तो हिंदी से ज़्यादा लगाव भी हो गया। एक बाल सुलभ वो होता है। इस बीच में कुछ वक़्त ऐसा भी आया कि वो ज़माना चिट्ठियों का था। तो मैं अपनी एक कज़िन को, जो हम दोनों बहुत एक-दूसरे के क्लोज़ थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे। जब तक छोटे थे हिंदी चल रही थी। जब हम बड़े होने लगे, 15-16 की एज में आने लगे, उसका मुझ पर फ़ोर्स कि तुम हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखो, और मैं तब बड़ी रिजिड हो जाती थी कि नहीं, मुझे तो हिंदी ही लिखना है, मैं नहीं लिखूँगी अंग्रेज़ी में। और मैंने हिंदी में जारी रखा, बाद में हिंदी में बहुत साहित्य पढ़ा, पढ़ती रहती थी। लिखती कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं लिखती थी, कॉलेज के दौरान 1-2 कविताएँ लिखी होंगी। साइंस के स्टूडेंट को इतनी फुर्सत भी नहीं मिल पाती है, वो अपनी पढ़ाई में ही उलझे रह जाते हैं, और फिर हमारी संस्कृति के हिसाब से हम घर में भी काफ़ी काम-वाम में उलझे रहते हैं, लड़कियाँ। तो मैं ज़्यादा लिख तो नहीं पाती थी, लेकिन कभी-कभी लिख लेती थी, 1-2 कविताएँ लिख ली कॉलेज के ज़माने में, और ऐसे पढ़ती तो बहुत थी, जितना टाइम मिल जाता था पढ़ती थी। तो ऐसे करके वो हिंदी मेरे अंदर इतना धीरे-धीरे प्रभावी रूप से छा गई कि अगर मुझे कोई फ़ोर्स भी करता ना कि अंग्रेज़ी सीखो, अंग्रेज़ी की किताबें भी पढ़ो, अंग्रेज़ी की फ़िल्में भी देखो, मैं ठीक है, सीखने के लिए देख सकती हूँ, सीखने के लिए पढ़ सकती हूँ, पर मेरा दिल उसमें रमता नहीं है, सही मुझे उसमें खुशी मिलती नहीं है। मैंने कोशिश की यहाँ पर भी, जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर भी, कि मैं इस अंग्रेज़ी के रंग में रंग जाऊँ, मगर मैं नहीं रंग पाई, क्योंकि वो हिंदी का रंग कुछ ज़्यादा ही गहरा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ के आई थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ के आई थी, तो मैं रोमियो जूलियट में अपने लिए सुकून नहीं ढूँढ पाई। सही बात है, सही बात है। और फिर देखिए मनीषा जी एक चीज़ और भी होती है कि आप अपनी भाषा में सोचते हैं, सपने आप अपनी भाषा में देखते हैं, फिर उनको आप दूसरी भाषा में कैसे पूरा कर सकते हैं? जिस भाषा में आपने सपने देखे, जिस भाषा में आप अपनी रूह से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वही हुँ, भाषा आपके लिए आपको लगता है कि इसी में मुझे संतोष मिलता है। भाषा सभी अच्छी होती है, बोलियाँ सभी बहुत अच्छी हैं। अ, हर किसी को जी, जी, जी। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ आजकल सब ऑनलाइन वर्कशॉप्स चलती हैं, तो मैं जी, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। जी, तो जी। आप बिलीव नहीं करेंगी, नाम सुनेंगी आप तो कहेंगी, अरे क्लाउनिंग का भी कोई वर्कशॉप होता है, लेकिन होता है। तो मैंने वो अटेंड किया, और वहां जो मैंने सुना, वो मैं वाकई सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में विज्ञान और कला, इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अंग्रेजी की वजह से। से बहुत बड़े साहित्यकार मिल सकते थे, बहुत बड़े फिल्म मेकर भी मिल सकते थे हमारे देश में, और बहुत बड़े, बहुत उम्दा
वैज्ञानिक भी मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि हम विज्ञान की पढ़ाई, खास तौर से विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में करते अंग्रेजी हैं, में, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो दोनों विषय है वो इसलिए मातृभाषा में होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मातृभाषा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा गहरे से आपके अंदर होती है और उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें ही सबसे बेहतर तरीके से आपकी कला निखर के आती है। और जो विज्ञान है वो और कला, ये दोनों रचनात्मक चीज़ें हैं और इन दोनों के अंदर हिंदी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम पता नहीं कब आगे बढ़ पाएँगे। उन्होंने ये बिल्कुल, बात हमारी क्लास में कही थी हमारे टीचर ने और मुझे लगा बहुत सही कह रहे हैं। अगर हमारे आज के बच्चे भी अगर संस्कृत की किताबें पढ़ने लग जाएँ तो उनको शायद विज्ञान ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। बिल्कुल दुनिया का आप ये सही कह सबसे रही हैं। अग्रज जो देश है विज्ञान में, जर्मनी, वहाँ बच्चों को स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है और हमारे देश में बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चीज़ को। हमारे साथ दया भट्ट दया मैम जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं हिंदी से मुझे भी बहुत प्रेम है और डॉक्टर गीता चतुर्वेदी जी लिख रही है बहुत बढ़िया। वास्तव में जो लोग साहित्यकार हैं, हिंदी से जो लोग कनेक्ट हैं, रूह से जुड़े हुए हैं, उनको आज भी हिंदी के साहित्य को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुंशी प्रेमचंद की आप बात कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की आप बात कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की आप बात कर लीजिए। मतलब उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इससे अच्छा साहित्य तो शायद हम कभी पढ़ भी नहीं सकते। चाहे कविता की बात करिए, चाहे आप कहानी की बात करिए, चाहे आप लेख की बात करिए, सब कुछ बात कीजिएगा इसमें। जी। मन अब मनीषा जी हम जानना चाहेंगे कि आपका जज़्बात रूहानी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप उसके फाउंडर मेंबर भी और डायरेक्टर भी। इसको स्थापित करने आपका कैसे मन में ख़्याल आया? इसकी शुरुआत एक अननोन नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज से होती है। जी, जी, 1 साल पहले 2020 में जब सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन शुरू हुई थी, तो उस दौरान ही ये सब शुरू हुआ क्योंकि उससे पहले जब 2019 में मैं भारत आई थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर कविता पढ़ सकूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कवि सम्मेलनों में भी काफ़ी आपको वक़्त देना पड़ता है, तब जाकर आपको वो पहचान मिलती है और आपको वहाँ मंच मिलता है। और मेरा ऐसा बचपन से रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई कवि सम्मेलन अ, अब जितने भी कर लिए हैं, ऑनलाइन कर लिए हैं, ऑफ़लाइन एक भी कभी देखा भी नहीं है। तो ज़िंदगी में इस तरह का मोड़ रहा, तो जो मुझे लगा था आसान अप्रोच वो थी ओपन माइक्स। तो ओपन माइक्स में जाने की मैंने कोशिश की थी 2019 में मगर जा नहीं पाई थी, लेकिन उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेरे पास सेव थे, तो वहाँ से व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते थे उनके प्रोग्राम्स के। तो एक दिन आया कि ऑफलाइन शुरू हो रहा है, तो हमने शुरू कर दिया वहाँ जाना। पहली बार गए और दूसरे दिन कॉल आ गया कि आप होस्ट कीजिएगा। हमने कहा ठीक है करेंगे होस्ट आपका इवेंट। और जब तक हम वो होस्ट करते, इस बीच में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि क्या आप ओपन माइक्स होस्ट करती हैं? तो मैंने कहा मैं करने वाली हूँ, क्या आप करवाना चाहते हैं? तो उधर से जवाब आता है बिल्कुल हम करवाना चाहते हैं। और मैंने कहा ठीक है। हम दोनों के बीच में बात हुई और मैंने उनको हाँ कह दिया, उन्होंने भी मुझे हाँ कह दिया, ठीक है। 18 जून से शुरू हुआ वो सफ़र जज़्बात रूहानी का। मैंने जहाँ से पहले एज़ ए होस्ट काम करना शुरू किया था, पहले एज़ ए संचालक काम करना शुरू किया था। उनके जितने इवेंट्स होते थे, सबका संचालन मैं करती थी, सबकी होस्टिंग मैं करती थी। करते-करते सितंबर आ गया, सितंबर के बाद वो जो अननोन नंबर था, वो जिस बंदे का है, वो है अनुज गुप्ता, जो वाक़ई इसका पहला फाउंडर मेंबर है, जिसका ये कांसेप्ट है जज़्बात रूहानी। वो आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट था उस वक़्त। उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बाकी था, तो उसने कहा कि अभी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। उसने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद जब एग्ज़ाम खत्म करके वो लौटा, तो उसने कहा कि अब आप एज़ ए होस्ट नहीं, अब आप मेरे साथ एज़ ए पार्टनर, एज़ ए डायरेक्टर काम कीजिए और अब हम इसे एक नई ऊँचाई पर लेके जाएँगे। तो फिर फरवरी 2021 से हमने साथ एक-दूसरे के उस तरह से काम करना शुरू किया और ऐसे ये जज़्बात रूहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पड़ाव बनकर सामने आया, जिसे अब ईश्वर ने चाहा तो ऊँचाइयों की उस परत तक हम ले जा पाएँ, कामयाबी की उस मंज़िल तक ले जा पाएँ, जहाँ तक ले जाना चाहते हैं या जहाँ तक वो ऊपर वाला हमें ले जाना चाहता है। नहीं बिल्कुल जिन ऊँचाइयों पर आप चाहती हैं
डेफ़िनेटली उन ऊँचाइयों पर ज़रूर ये पहुँचेगा, क्योंकि जब आप दिल से काम करते हैं और जब दिल से काम किया जाता है, तो सबकी दुआएँ, सबके आशीर्वाद और खुदा जी, भी, भगवान भी हमारे साथ हो जाता है। तो जी, बिल्कुल जो सपना आपने देखा है, वो सपना ज़रूर आपका पूरा होगा। सविता चतुर्वेदी जी देखिए हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सविता जी। अब थैंक यू। इसी क्रम में मैं एक और आपका इंस्टाग्राम पर एक लाइव शो और आपका होता है, बोल दो ना ज़रा। जी, इसकी क्योंकि मुझे सबसे अच्छा इसका जो टाइटल वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं, किसी के दिल की बात होती है ना, हम यही कहते हैं, "जो दिल में है बोल दो ना ज़रा।" तो वो बिल्कुल। चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसमें टाइटल है, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित लगा मुझे। तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, यही टाइटल आपने क्यों रखा? इसकी शुरुआत भी कुछ ऑन द फ्लूक हुई। मेरे दोस्त मुझसे अक्सर कहा करते थे, तुम्हें पोएट्री में जी, अगर आगे बढ़ना है, तो तुम इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू करो। मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई और जब मैं पहली बार लाइव आई, तो मैं सिर्फ़ कविताएँ सुनाने के लिए आई थी, लेकिन उस दौरान मैंने 1-2 लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे बातचीत करना अच्छा लगता है लोगों से। ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ चुपचाप मैं कविताएँ सुनाती रहूँ, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लोगों को बुला करके और उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, अगला जो मैंने किया उसमें फिर मैंने किसी को बुला लिया अपने साथ और बिल्कुल कुछ लिखा नहीं बस ये इंस्टाग्राम लाइव है और ये बंदा मेरे साथ होगा और हम इस टॉपिक पर बात करेंगे दैट्स ऑल। वो जब हो गया तब लगा कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट कि हम किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर हम 2 लोग बात कर रहे हैं। और बात जो है वो ऐसी है जो वो इंसान अपने दिल में छुपा के रखता है और उसे कहना है, कह नहीं पा रहा है या जो भी है मंच के ज़रिए वो आज अपनी बात कह रहा है। तो मैं ढूँढने लगी फिर उसका टाइटल, बहुत से टाइटल्स ढूँढे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे तरह के आपको पता है किस तरह के हिंदी, इंग्लिश हुँ, मिक्स वाले और बहुत से टाइटल्स होते हैं। मैंने काफ़ी टाइटल्स ढूँढे, लेकिन मुझे कहीं कोई बात सूझी नहीं और मुझे ऐसे लगा कि ये बात तो कुछ ऐसी है ना कि अपने दिल की बात कहनी है, तो फिर टाइटल यही सबसे बेस्ट रहेगा इसका कि बोल दो ना ज़रा और ऐसे करके ये टाइटल मैंने रख दिया उस शो का, बोल दो ना ज़रा और उम्मीद है कि इसे किसी दिन और अभी तो बहुत छोटे लेवल पर और उसमें ऐसा है कि मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों को नहीं बुलाती हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको बुलाऊँगी। ये इतना ईज़ी रहता है उसपे। क्या इसमें आपको कोई सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपने दिल की बात कहनी है। आप आइए, कहिए, मंच है आपके लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो बड़े प्यार से बोल दो ना ज़रा, उस बोल आपने दो उसका ना ज़रा। टाइटल रखा है। मतलब उसको बोलोगे ना तो इतना प्यारा लगता है कि लगता है नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए और अपने दिल की बात दिल खोल के कर देनी चाहिए। जी, और आपने सही बात बोला कि मनीषा जी जब हम देखते हैं ना कि हमारे आस-पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ़ कमी है तो एक मंच की, उनको मंच जी, नहीं मिल पाता। और आप जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर उनको मंच देती हैं, उनसे दिल की बात करती हैं और कई बार हुँ, ऐसा भी होता है कि हमको खुद को नहीं पता होता हमारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन बातों-बातों में निकल के आता है, तब हमें पता जी, चलता है कि अच्छा, हम दिल में ये भी सोच रहे थे। तो ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात है कि हुँ, आज के समय में हमारे दिल की सुनने वाला भी कोई है। जी। बस बहुत वही है बहुत और ये दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म इसी काम के लिए हैं। चाहे फिर वो जी, जज़्बात रूहानी का यूट्यूब चैनल हो, चाहे फिर वो मेरा बोल दो ना ज़रा करके इंस्टाग्राम का हो। यूट्यूब पे भी हमारा यही होता है, हम यूट्यूब पे सीधा लाइव जाते हैं, लोग आते हैं, अपनी कविताएँ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, गाना गाते हैं जो उनको पसंद है और वो सीधा जी, जाता है लाइव यानी कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है। मंच मस्ती देते है ना। की कोशिश करते बिल्कुल हैं आप बस। और आप लोगों की आवाज़ को उनकी एक पहचान आप दिला देती हैं। जी, बहुत कोशिश है। अ, एक और चीज़ है आपके आपने टॉट्स एंड मॉम्स ब्लॉग के यूट्यूब चैनल के लिए राजस्थानी भाषा में आपने उनका वॉइस ओवर भी किया उसपे, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मुझसे अम, ये भी बड़ा घूम फिर के आया मेरे पास। मेरी एक दोस्त जो नाइजीरिया में रहती हैं, जब मैं आरजे बन गई थी उसके बाद उसको उसका एक दिन फ़ोन आया और उसने कहा कि एक एक चैनल है टॉट्स एंड मॉम्स और वो अपना जो कंटेंट है उसको डब कराना चाहता है भारत की अधिकतर भाषाओं में। वो कन्नड़ भाषा के लिए और मराठी भाषा के लिए कर रही थी और बोलती है कि मुझे आप ध्यान आए क्योंकि हम काफ़ी क्लोज़ थे तो उसको पता था मैं राजस्थान से हूँ। तो उसने कहा कि मुझे आपका ख़्याल आया राजस्थानी के लिए क्योंकि वो पूछ रही थी मुझसे कि कोई राजस्थानी में करने वाला है क्या? मैंने कहा ठीक है, करते हैं बिल्कुल।
तो फिर उस बंदी से बात हुई, अनीता नाम है उनका, जिनका वो है चैनल। हालाँकि अनफॉर्च्यूनेटली वो अब बंद हो चुका है, क्योंकि उनको ऐसा लगा, और वाक़ई मुझे भी ऐसा लगा, कि हमारे देश में ना अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा बोली जाती है कि क्षेत्रीय भाषाओं में देखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत सही बात। उसने इतनी उसकी इतनी मेहनत, हमारी इतनी मेहनत, क्योंकि वो जो अंग्रेज़ी की स्क्रिप्ट होती थी, उसको हम पहले राजस्थानी में कन्वर्ट करते थे। फिर उसको रिकॉर्ड करके हम उसे भेजते थे, और फिर वो सीक्वेंस भी बिठाना पड़ता है ना। वो सब सही। कुछ काम होके इतनी मेहनत करके हम बनाते थे। करीब 3 या 4 महीने तक कोशिश की हम लोगों ने सबने मिलकर कि ये चले, लेकिन बस उसके बाद फिर ये चीज़ रुक गई। नहीं, आपने बिल्कुल मनीषा जी सही कह रहे हैं कि अपनी भाषा हिंदी के लिए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए तो वास्तव में बहुत ज़्यादा संघर्ष की बात आ जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात राजस्थानी भाषा में क्या, तो राजस्थानी भाषा जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो लोग भी उसको इतना नहीं देखते जितना फिर अदर बिल्कुल, रीज़न्स जो जानते हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हम बात करते हैं मनीषा की आवाज़ की दुनिया से, जो मनीषा का ताल्लुक है उससे थोड़ा-सा बाहर निकल कर के हम आते हैं। जी, अब मनीषा जो एक साहित्यकार है, मनीषा जो एक कवि हैं, मनीषा जो एक कहानीकार है, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आपका एक कहानी संग्रह अंतस का आकाश, जो कि जी। अमेज़न पर किंडल पर उपलब्ध है और जो लोग पढ़ना चाहें उस पे जाके कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ये अंतस का आकाश का जो है आपका कहानी संग्रह, इसके बारे में आप। देखिए, जब 2019 की बात है, 2018 में मैं जब यहाँ आई थी, 2016 में मैं यहाँ आई थी किनिया में, हुँ, और यहाँ आकर थोड़ा माहौल मिला तो थोड़ा खुशी हुई कि चलिए कुछ करेंगे। और इस दौरान 2016 में ही मैंने देखा यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो दिल चाहा कि हिंदी में जब सब बोल रहे हैं हम भी जाकर कुछ बोलें, लेकिन तब हम चुपचाप मेहमान की तरह गए और लौट आए। 2017 में फिर मौका मिला कि आप कोई भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें तो कीजिए। हमने नाम दे दिया, सोचा जाएँगे और बच्चन साहब की कोई कविता पढ़कर आ जाएँगे। लेकिन जाने क्यों ना 3:30 बजे दोपहर की बात होगी जब मेरे पास ये मैसेज आया, शाम को 7 बजे से प्रोग्राम था। तो मैंने नाम दिया, किया, हस्बैंड से पहले कंसल्ट किया, आप ले जा पाएँगे? क्योंकि तब मैं ना तो गाड़ी चलाती थी, और तब यहाँ पर सिचुएशन ये थी, हस्बैंड ले जाएँगे तो ही जा सकते हैं। उन्होंने हाँ कह दिया। तो 4 बजे के बाद में पता नहीं क्या सोच के हम बैठे कि नहीं-नहीं अपनी ही कविता पढ़ेंगे। कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर सोच लिया कि अपनी ही कविता पढ़ेंगे, और 4 बजे से बैठकर 6 बजे तक वो कविता हमने तैयार की। क्योंकि उसके बाद में अपने घर के काम, बच्चों को भी देखना, बच्चों का खाना वगैरह वो सब करके, क्योंकि वहाँ बच्चों को तो जाना नहीं था। जी। खाना वगैरह कुछ नहीं था, तो घर के काम वो सब करने के साथ वो कविता लिखी, पढ़ी, और बहुत तारीफ़ मिली, और ज़िंदगी में पहली बार खुल के तारीफ़ मिली। कि उससे पहले कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं था कि मैं कहीं हुँ, उसको स्कूल कॉलेज में मिला था, कॉलेज में तो ठीक है मिलता था, तो वो इतना मोटिवेटिंग नहीं होता। वो कॉलेज में तो आप अलग ही रो में होते हैं, उस वक़्त तो हर सही चीज़ अच्छी ही होती है। सही तो बात है। जो मिल जाए इट्स गुड, लेकिन जब इतने साल बाद आपकी उस कला को पहचान मिले और तारीफ़ मिले, तो आपको आगे बढ़ने की ललक होती है। तो उसके बाद सोचा चलो कैसे करेंगे? फेसबुक पे ब्लॉग बना दिया, उसपे छोटा-छोटा लिख के डालने लगी। ऐसे करके 2018 में करीब पूरा साल ऐसे ही कर रही थी, और 2018 में मन में ये ख़्याल आया गया था कि यूट्यूब पे क्यों ना हम वीडियो बनाकर डालूँ। लेकिन करते-करते 2019 आया, 2000 नहीं सॉरी 2019 हाँ, 2019 भी आया। 2019 में 26 जनवरी की शाम हमारे यहाँ पर 3 कवि आए थे भारत से। दिनेश रघुवंशी जी, सुदीप भोला और मुमताज़ नसीम। कवि सम्मेलन खत्म हुआ, हम जाके मंच पे चढ़े। दिनेश रघुवंशी जी के पैर छूकर आए, क्योंकि उनकी कविता ने उस दिन हमारे दिल को छू लिया था, और मैं आपसे जो कह रही थी कि मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। मैंने भा शादी से पहले या भारत में कोई कवि सम्मेलन कभी नहीं देखा, यहाँ केन्या में ज़रूर देखा है। तो जी, जी। उनसे मैं मिली, और जाने क्या प्रेरणा वहाँ से मिली मुझे कि वो 26 जनवरी थी, और 1 मार्च को मैंने अपना पहला वीडियो लॉन्च किया यूट्यूब पर, और ऐसे करके मेरी कविताओं का सफ़र शुरू हुआ। और इस बीच में क्या हुआ था, इस दौरान मैं कहानियाँ भी काफ़ी देखती थी। यहाँ पे काफ़ी नेट की फैसिलिटी अच्छी थी। अ, हमें नाइजीरिया में नहीं मिलती थी उतनी अच्छी फैसिलिटी इंटरनेट की, यहाँ अच्छी थी, तो मैं काफ़ी देखती रहती थी। अपनी पसंद की चीज़ हो तो इंसान देखता है। मैंने कहानियाँ भी कई सुनी,
तो मेरा दिल ये पहले चाहता था कि मैं कहानी लिख के करूँगी। कविता ठीक है मैं फ़ेसबुक पे लिख रही हूँ काफ़ी है, लेकिन मैं कहानी ही सुनाऊँगी यूट्यूब पे। लेकिन नहीं हुआ, कहानी में मज़ा नहीं आया कि ये कहानी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर कविता अच्छी लग रही है, तो मैंने कविताओं के साथ शुरू कर दिया। जब रेडियो पे गई तो रेडियो पर ऑब्वियसली सबने कहा कि सब अपनी-अपनी तरफ से अपना-अपना करते हैं, तुम अपना क्या नया करना चाहती हो, वो तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा सब जो करते हैं वो तो बॉलीवुड के गानों के साथ ही कुछ ना कुछ करते हैं। इफ आई हैव अ आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मुझे अब अपनी कहानियों पे काम शुरू करना है और ऐसे कहानियां मेरी जिंदगी में आ गई। रेडियो पे करते करते उनका धीरे धीरे सुधरने लगी, अच्छी होने लगी और फिर लगा रेडियो पर तो हर हफ्ते सुनाती हूँ, लेकिन उन सब कहानियों में से 11 कहानियां मुझे पसंद आई। तो वो 11 कहानियां, और क्योंकि आजकल स्मॉल बुक्स, ई बुक्स किंडल पे आराम से पब्लिश हो जाती है, फ्री ई बुक होती है, तो फ्री में पब्लिश कर सकते हो आप। तो बस मैंने वो 11 कहानियां किंडल पर पब्लिश कर दी जो मुझे अपनी सबसे अच्छी लगी। क्या बात है। मनीषा जी, अभी आपने ज़िक्र किया था जो आपने सबसे पहले अपनी कविता जो सुनाई थी वहाँ पर, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली थी और सबको पसंद आई थी। वो कविता हम लोग भी सुनना चाहेंगे। आप लोग भी सुनना चाहते हैं तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और क्या जी। बात है, कमाल की बात ये है कि डायरी खोलते ही पन्ना सबसे पहला वही सामने आया। देखिए, वो कहते हैं ना, दिल से अगर कोई बात की जाए तो सारी कायनात उस चीज़ के लिए जुड़ हाँ, जाती है कि नहीं, इस काम को होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल। हाँ, आपने कहा वो हिंदी दिवस का दिन था, 14 जी, सितंबर। तो मैंने जी। हिंदी के लिए ही ये कविता लिखी थी, पहली कविता हिंदी के लिए कि हिंद के अधरों पे सजती यूं हमारी हिंदी, हिंद क्या के अधरों पे सजती यूं हमारी हिंदी, हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती मातृभाषा हिंदी। मोदी जी के भाषणों में सच के खिलखिलाती हिंदी, क्या विश्व बात की भाषाओं के सर का ताज लगती हिंदी। मोदी जी के भाषणों में सच के खिलखिलाती हिंदी, विश्व की भाषाओं के सर का ताज लगती हिंदी। ये वो भाषा है कि जिसको बोलता जब कोई, यूं लगे कानों में मिश्री घोलता है कोई, क्या बात है, क्या बात यूं है! लगे बहुत खूब। कानों में मिश्री घोलता है कोई। इसके बाद क्योंकि उस टाइम तक बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन मैंने फिर ये लिखा था और आपको जैसे मैंने बताया 1-2 घंटे के अंदर-अंदर इसे मैंने लिखा, लेकिन अपनी फीलिंग्स मैंने पिरो दी थी कि हम जो परदेसी हैं, वो हिंदी के साथ किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं और क्या महसूस करते हैं। अगली 6 जी, पंक्तियों में वही है। हम वो पंछी हैं घरौंदे छोड़ आए जो, हम वो पंछी हैं घरौंदे छोड़ आए जो, आ बसे परदेस वतन को छोड़ आए जो। क्या बात है, क्या। दो बूंद आँखों से गिरा आए हम अपनी मातृभूमि पर, दो बूंद आँखों से गिरा आए हम अपनी मातृभूमि पर मातृभाषा साथ में ले आए अपनी क्या बात है! कर्मभूमि। बहुत खूब, बहुत। क्या बात। जाएँ कहीं भी विश्व में हमें ये याद रखती है, जाएँ कहीं भी विश्व में हमें ये याद रखती है, ये मातृभाषा ही दिलों को हमारे जोड़ रखती है, दिलों को क्या बात। हमारे जोड़ रखती बहुत खूब। आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक हिंदी ही नहीं, जिसकी भी जो भी मातृभाषा होती है वो अपने साथ में जोड़ कर के रखती है, एक प्यार की बंधन में बांध करके रखती है। क्योंकि जैसे कि अभी आप केन्या नैरोबी में हैं, वहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला आपको मिलता है तो एक अंदर से खुशी ये होती है कि नहीं, ये हमारा अपना है। और देखिए, सविता चतुर्वेदी जी लिख भी रही हैं कि बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने जी, यहाँ पे बहुत-बहुत कमेंट पे किए धन्यवाद। हैं। वास्तव में सही बात है मनीषा जी, दिल से दिल को जोड़ने का काम करती है भाषा हमारी, चाहे वो जी, कोई भी भाषा हो। सारी भाषाएँ, सबकी भाषा बहुत प्यारी और मीठी होती है। जब हम अपनी हिंदी भाषा की बात करते हैं तो वो हमारी मिठास मिश्री की तरह हमारे कानों में घुल देती है। एक और सबसे बड़ी बात आती है कि जब भारतीय उच्चायोग नैरोबी द्वारा जो विश्व हिंदी दिवस पर 2021 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हुँ, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का, जिसका कि आपने संचालन भी किया था। जी, आपके द्वारा इसका संचालन किया गया था। ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि आपने भारत का मान बढ़ाते हुए, हिंदुस्तान का मान बढ़ाते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कवि सम्मेलन का आप वहाँ पर संचालन किया था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमसे बात। देखिए क्योंकि हमारा जी, ये कमाल की बात है कि हिंदी जी, दिवस 2 बार मनाया जाता है।
एक मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को, दूसरा मनाया जी। जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 हम्म, जनवरी को, और साथ ही साथ 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो भारतीय उच्चायोग, ये दोनों एक साथ मिलाकर हर साल ही मनाते हैं। तो हम्म, इस साल पिछले साल तक, क्योंकि मेरा आरजे का सफर पिछले साल ही शुरू हुआ है, 2020 जनवरी से ही शुरू हुआ, और पिछले साल के हिंदी दिवस के बाद ही शुरू हुआ, विश्व हिंदी दिवस के बाद। तो विश्व हिंदी दिवस तक पिछले साल मैं आरजे नहीं थी। और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, आपके काम को पहचान मिलती है तो लोग आपको फिर आगे बुलाते हैं। जब हम्म, तक पहचान नहीं मिलती तब तक कोई इतना नहीं बुलाता। तो बस अब ये हो गया, और क्योंकि अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था तो कई सारे कवि सम्मेलन और उन सब में मेरी भागीदारिता रहती थी। तो इस बार फिर उच्चायोग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हिंदी समिति ऑफ ईस्ट ईस्ट अफ्रीका है, जो यहाँ पे हिंदी के लिए जो भी काम छोटे मोटे होते हैं वो सब करते हैं। तो फिर उनका आया कि ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करना है, आप संचालन कीजिए, और भारत से एक दो कवियों को, बाहर से एक दो कवियों को आप जोड़िए, यहाँ के कवियों को हम लेकर आएंगे। और बस इस तरह से वो जुड़ा, ताना बाना बुना गया उसका, और कवि सम्मेलन हुआ। और मजे की बात ये थी कि जी। भारतीय उच्चायोग की तरफ से सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया था, और आप समझ सकती हैं कि कवि सम्मेलन कभी 1 घंटे में खत्म होते हैं, वो भी नहीं। अगर उसमें बोलने वाले 6 से 7 कवि हों। आप उन्हें 5-5 मिनट का समय भी देंगे तो भी आपको उतना तो टाइम लगेगा, और अगर आपने संचालन में नहीं जोड़ा कि आपने फटाफट फटाफट बोल दिया इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, तो वो कवि सम्मेलन नीरस हो जाएगा। तो सही बात। फिर उस कवि सम्मेलन में लगे करीब 2 घंटे लगे, और 2 घंटे तक कोई गया नहीं। मजे की बात ये सबसे है, कोई कोई गया सही। नहीं। और उस कवि सम्मेलन के ठीक बाद प्रवासी भारतीय दिवस का जो प्रोग्राम था वो हुआ, और प्रोग्राम खत्म होते होते तक जितने वक्ता थे उनमें से कम 10 लोगों ने पुकार कर मेरा नाम ये कहा कि थैंक यू सो मच मनीषा जी, हमें बहुत मजा आया। तो उस दिन आ, मैं मेरे पति गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि चलो तुमने कुछ अच्छा काम किया। नहीं, वास्तव में मनीषा जी गर्व की बात ही है, और हम सबके लिए है ये। सिर्फ आपके लिए या आप सर के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए है कि आप जिस तरीके से वहाँ रह कर के हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, हिंदी का नाम रोशन कर रही हैं। जी, रेणु शब्द मुखर्जी जुड़ चुकी हैं, वो लिखती हैं मनीषा जी बहुत खूब। थैंक यू सो मच ये रेणु जी। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। काफ़ी जी, मतलब बहुत सारा काम ये करती रहती हैं। बिल्कुल, जी, वो भी हमारे साथ हैं। इनका नाम बिल्कुल सुनने में आता रहता है, इनका काम बहुत पढ़ने में भी आता रहता है, सुनने में जी, भी जी। आता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, रेनू नाम के बहुत कुछ करते रहते हैं। अपने नाम को आप लोग सार्थक करते रहते हैं। चाहे बिल्कुल, रेणु बिल्कुल। श्रीवास्तव जी हों, चाहे फिर वो रेणु शब्द मुखर्जी हों। बिल्कुल। खैर रेनू शब्द मुखर्जी मैम तो रियली वास्तव में बहुत वर्क कर रही हैं साहित्य को लेकर के, बहुत अच्छा इनका जी, काम यहाँ पर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही अब कह रही हैं। जी, और हुँ, शायद इसीलिए आप हुए रेनू मैम हो, इनके लिए शायद इसलिए कहा भी जाता है कि मैं सीमा से हिमालय तक हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता, बहन, पुत्री हूँ। मैं लेखक और कवयित्री हूँ। अपने भुजबल से मैं जीती हूँ। बिज़नेस लेडी हूँ, व्यापारी हूँ। हाँ, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। हाँ, मैं नारी आज हूँ, की आधुनिक आज नारी हूँ। के आधुनिक नारी। बिल्कुल। जी, तो हम क्योंकि हम सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, सारे बैलेंस को हम अपने साथ बना करके चलते हैं। आपने ऑनलाइन जब कवि सम्मेलन का दौर चढ़ा है, जब कोरोना के बाद से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं, काफ़ी कवि सम्मेलन ऑनलाइन हुए हैं। तो उस समय आपने हुँ, हुँ। अशोक चक्रधर सर और अनामिका, अंबर जी मैम, इन सब के साथ आपने मंच साझा किया है। इनके जी, साथ के अनुभव की आप बात करना चाहिए, कैसा अनुभव रहा? देखिए वो कहते हैं ना, पेड़ जितना ऊँचा होता जाता है उसके फलों से वो उतना ही लद के झुकता चला जाता है। जी, तो जी, जी। वही बात इन लोगों के साथ भी है। हुँ, जितना हुँ। इनका बड़ा नाम होता जा रहा है, उतने ही ज़्यादा ये लोग विनम्र और सरल हृदय के, और काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं डाउन टू अर्थ, और हमारे यहाँ तो वही कि फलदार पेड़ है, झुक के चलता है, वही उनकी खासियत है। अनामिका जी के साथ तो मुझे 2 बार मंच साझा करने का अवसर मिला है, पिछले हफ्ते फिर से मिला था क्योंकि वो जैन हैं, और एक जैन कवि सम्मेलन हमें करना था महावीर जयंती पर उस दौरान
डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की मृत्यु की वजह से हमने उसे टाला और अभी हमने किया था तो उनके साथ पिछले हफ्ते ही मंच साझा किया है, तो यादें बड़ी ताज़ा-ताज़ा हैं अभी, उनके साथ बड़ा ही आनंद आया था। बड़ी ही सरल हृदय की महिला हैं वो। और अशोक चक्रधर जी के लिए तो मैं क्या कहूँ? वो तो वो तो ऐसा पिटारा है ना जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्कुराहटें हैं सबको देने के लिए, खिलखिलाहटें हैं सबको देने के लिए और उसके अलावा उनका जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार उनके पास है, वो हिंदी को तकनीक से जोड़ने वाले शायद पहले कवि हैं। वो हैं सही। इसीलिए आज अगर जैसे हम लोग गूगल टाइप करते हैं, आज हम अपने मोबाइल्स में हिंदी में टाइप कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम। अशोक चक्रधर जी की देन है। तो उस दिन उनसे मिलकर तो बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छा लगा था। वो ये सारी बातें हमें बता रहे थे और हिंदी के लिए अब नया क्या हो रहा है। एलेक्सा की तरह हमारा हिंदी में उसी तरह का डिवाइस आने वाला है और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनसे जानकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि जब तक वो इमली जी, उसका नाम भी बड़ा प्यारा रखा है उन्होंने इमली और इमली का फुल फॉर्म भी है, इसलिए उन्होंने रखा है। तो इस पर उनका काम चल रहा है, तो ये जानकर और उनकी बातों का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा था। क्या बात है। मनीषा जी, बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मनीषा जी साथ में हो तो बीच में अगर कविता ना हो तो सब दर्शक मुझे कहने लग जाएंगे कि रानू जी ने कार्यक्रम को नीरस कर दिया, कि बस उनसे बात करते रहें। और जो कविताएं होती हैं, क्योंकि कविता का जो रस होता है वो जितना हुँ, हम सुने उतना लगता है कि कम है। तो हुँ, हम चाहेंगे मनीषा जी आपसे कि कोई एक ऐसी रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। हुँ। देखिए, कविताएँ तो वैसे बहुत अच्छी भी लगती हैं और एक कविता के जी। लिए मुझे कहते हैं कि भई ये तो तुम्हारी सिग्नेचर कविता है, लेकिन आज क्योंकि हम वैसे ही काफ़ी देर से बातें ही कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा रसिक बनकर जी थोड़ी जी। रस भरी कविता सुनाती हूँ और यहाँ पर जितने भी ठीक है शादी शुदा लोग हैं, उनको उम्र के उस 15वें 16वें दौर में लेके चलती हूँ क्या और बात है। वैसे अक्सर ये काम लड़के किया करते हैं, पर हमने अपने श्रीमान जी से परमिशन लेकर, थोड़ी इजाज़त लेकर और ये गुस्ताखी कर ली है और उम्र के उस दौर में जाकर याद कर लिया है, उसको वो, वो जो जी। लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। बिल्कुल, सब लोग तो खुश हो जाएँगे। जी, तो कविता का जी, शीर्षक है, वो लड़का बहुत याद आता है। स्वागत। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। वो जो गली के नुक्कड़ पर अक्सर मेरा इंतज़ार किया करता। क्या बात। मेरे घर के बाहर आकर बाइक का हॉर्न ज़ोर से बजाया करता था। कभी सड़क पर मुझको तन्हा पाकर ज़ोर से गाना गाता था, पर ज़माने का डर था, कभी पास नहीं वो आता था। छेड़े कैसे थे दिल के तार आज बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। नज़रों ही नज़रों में कहता था, प्यार जताया करता। क्या नज़रों ही नज़रों में कहता था, प्यार जताया करता था, मेरे छत पे आते ही छत पर आ जाया करता था और फिर बस यूँ ही टुकुर-टुकुर मुझको तकते जाया करता था बहुत खूब। और कभी-कभी दरवाज़े पर फूल रख जाया करता था, ऐसे जैसे मंदिर में पूजा का फूल कोई रख आता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। लुका-छिपी दो नैन हमारे अक्सर ही खेला करते थे। गली में जब कुछ बच्चों के संग क्रिकेट के मैदान सजते थे। जब होली की हुल्लड़ में छिपकर रंग की बरसातें होती थी, गरबा और जगरातों की रातें सच में कितनी लंबी होती थी। चाँद का तब सूरज में ढलना आज बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो बहुत लड़का खूब। बहुत याद आता है, जो चाय की टपरी पर अक्सर शायरी सुनाया करता था और कभी-कभी अपने बालों में हाथ फिराया करता था। हाय, हाय, क्या बात। जो चाय की टपरी पर अक्सर शायरी सुनाया करता था और कभी-कभी अपने बालों में हाथ फिराया करता था। फ़िल्मी हीरो की तरह स्टाइल भी मारा करता था और करने मुझको इम्प्रेस जो कुछ भी कर जाया करता था। वो उसका
शाहरुख सा बाहें फैलाना, आज बहुत याद आता है वो लड़का, बहुत याद आता है वो लड़का, बहुत याद आता है। अब गौर फरमाइएगा जनाब, कहानी में ट्विस्ट है। वो जो उलझा रहता है बैलेंस शीटों में, फाइलों में। वो जो अब उलझा रहता है बैलेंस शीटों में, फाइलों में, धड़कनें घटती बढ़ती रहती हैं जिसकी, शेयर मार्केट के प्राइजों में, अपने अपनों का कल संवारने की ख्वाहिश में जिसने अपना आज मिटा दिया। क्या अपने अपनों का कल संवारने की ख्वाहिश में जिसने अपना आज मिटा दिया और प्यार के मीठे से एहसासों को जिम्मेदारी की मोटी चादर तले दबा दिया। हाँ, मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरे सिंदूर में है वही। हाँ, मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरे सिंदूर में है वही, पर नजर नहीं वो आता है, वो क्या लड़का। बात, बहुत बहुत याद आता है वो क्या लड़का, बहुत याद आता है। क्या तो बात है। देखिए, ये मंच हमारी पारंपरिक कविताओं का है, लेकिन मैंने आपको जोड़ दिया है नए ज़माने की कविता से, ये जो नया स्पोकन वर्ड का फॉर्मेट है उससे। क्योंकि मैं हाँ, दोनों तीनों फॉर्मेट में लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ और ये जो हमारा स्पोकन वर्ड का फॉर्मेट है दोनों में लिखती हूँ, तो मैंने आज आपको ये कविता सुना दी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। और वैसे भी गीत की जब बात आती है, क्योंकि जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपकी पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं एक गायिका बनूं और गाना सीखूं, तो वो चीज तो अंदर से थी है आपकी, तो हुँ, उसको गीत में ढालने से आपकी कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश कविताओं के माध्यम से उस ख्वाहिश को वो भी आपकी पूरी हुई है। जी, अ, जी, बिल्कुल। और मनीषा जी वैसे भी कहते हैं ना कि समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर जी, आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो कहीं न कहीं आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आपने जो आज ये कविता हमें आज के समय को लेकर के सुनाई है, वास्तव में ये हमें इस चीज़ के लिए पहचान दिलाती है कि हम समय के साथ चलेंगे तभी समय हमारे साथ चलता है। जी, जी, और कविता की जब बात आती है, चाहे वो नई कविता हो, चाहे पुरानी कविता हो, जो दिल से निकलती है, वो दिल तक पहुँचती है और वहाँ में बदल जाती है। जी। सीधा सही है कि दिल से लिखी हुई चीज़, हर चीज़ हमारे ज़हन में रह जाती है। हुँ, मनीषा जी, थोड़ा-सा इन बातों से बाहर निकल कर के हम बात ये करें, क्योंकि जब हम आपसे बात करते हैं तो आपने स्टार्टिंग आकाशवाणी से की। जी, आकाशवाणी से भी आप जुड़े रहे, फिर आप यहाँ आकर के आपने खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म भी शुरू किया, आरजे भी आप रहे। तो हम ये देखें तो आकाशवाणी जो एक गवर्नमेंट का सरकारी तंत्र, आप हुँ, अपना हुँ, ये कर रहे हैं, ये एक आपका निजी क्षेत्र आ जाता है। जी, जब हम देखते हैं कि एफएम आया, ये सारी हुँ, चीज़ें आई थी, तो उस समय आकाशवाणी कहीं न कहीं हाशिए पे आ जाती जी, बिल्कुल सही है। कह रही अपने हैं आप। अस्तित्व के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि उसके श्रोता घटने लग जाते हैं। क्योंकि आज के समय में लोग गाड़ी में या कार में ड्राइव करते हुए एफएम को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, आकाशवाणी को सुनना नहीं पसंद। तो देख क्या हुँ, जो अपने अस्तित्व के लिए आज हमारा आकाशवाणी को जो उसकी जद्दोजहद चल रही है, उसमें क्या आप वास्तव में समझते हैं इस चीज़ को कि एफएम ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया? या जी, टीवी के आ जाने से, दृश्य हुँ। जो अपना माध्यम है, उसके आ जाने से हमारा रीच? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि एफ़एम के आ जाने से आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो को बहुत नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात अभी आपने जो कही कि आप गाड़ी में एफ़एम सुनना पसंद करते हैं, आकाशवाणी को नहीं, तो उसके लिए एक वजह मैं बता दूँ, सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको आकाशवाणी कभी भी एफ़एम पे सुनने को मिलेगा नहीं। उनका जो होता है वो एएम में आता है, वो एक मिनट मनीषा जी, थोड़ा-सा मैं रोकूँगी। हाँ, लेकिन अब एफ़एम पर आने लग गए हैं आकाशवाणी, अच्छा, अपने 100 से ऊपर जितने भी हैं अपने वो आकाशवाणी के एफ़एम पे हैं। जैसे आकाशवाणी कोटा की मैं बात करूँ तो 102 एफ़एम पर वो आता है। बट उसके बावजूद भी जो हमारे और जिन अपने प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको सुनना ज़्यादा पसंद। उसकी वजह एक तो हमारे यहाँ पे भाषा का एक बहुत बड़ा वो परिवर्तन आ गया है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी ने हिंदी को तो सुनना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। और जब आप ऑल इंडिया रेडियो की बात करेंगे तो वो या तो पूरा हिंदी बोलेंगे या वो पूरा हुँ, अंग्रेज़ी बोलेंगे। और एफ़एम पे आपको सुनने को मिलती है हिंग्लिश। जी। इंग्लिश। जी, दूसरा उसका वजह ये है वो इतना कमर्शियलाइज़्ड है, उसके जो गाने हैं वो इतने पेपी हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं।
उसमें जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं। इनफैक्ट कभी-कभी तो मुझे जब मैं इंडिया में होती हूँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा बोर लगने लगता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हमारा रेडियो स्टेशन है, उसपे हमें ये हिदायत मिली है कि हमें गाने पूरे बजाने हैं। लेकिन इंडिया में मैं कभी कोई गाना पूरा नहीं सुन पाती। कोई भी गाना पूरा आता ही नहीं है, एक गाना एफएम खत्म पर हो। ये चीज तो है। हाँ। एफएम पर ये चीज़ तो है क्योंकि उनका सब स्लॉट्स होता है, उनको तो एडवर्टाइज़मेंट से पैसा कमाना है। सही। तो वो एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं, कभी-कभी मुझे तो कोफ्त होने लगती है कि भाई एडवर्टाइजमेंट का भी स्लॉट रखो, लेकिन गाने का और जो वो बंदा बोल रहा है, उसके लिए भी कुछ तो गुंजाइश रखो, उसकी क्रिएटिविटी के लिए भी कुछ तो गुंजाइश रखो, जो मुझे काफ़ी कम नज़र आती है अब। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं कि उसमें नयापन इतना ज़्यादा है कि कहीं न कहीं आकाशवाणी ने उस नएपन को अपनाया नहीं है। सरकारी तंत्र इतनी आसानी से वो चीज़ें अपनाता नहीं है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तगड़े, हम्म, वो शायद उस वजह से वो जो प्राइवेट है हमारे यहाँ पे तो आप देखिए ना कंपनीज़ भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा चलती हैं, स्कूल्स सही। भी हम अपने बच्चों को प्राइवेट्स में भेजते हैं, गवर्नमेंट में बिल्कुल। कहाँ भेजते हैं, गवर्नमेंट नहीं में तो नहीं, हम खुद जॉब करना चाहते हैं। आते हैं, सही है बात, आप सही है। ये देखिए बात तो है। देखिए सच तो है ये, हाँ। कड़वा हो ये चाहे जो भी हो, वो सच तो है। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ही कहा ना कि आपने अभी नए ज़माने के हिसाब से कविता लिखी, तो कहीं न कहीं हमें ज़माने के साथ कदम मिलाना तो पड़ेगा, कहीं बीच में एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। आप जी पोल बिल्कुल। सपाट होकर तो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, आपको बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल। बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे जब पिछली बार नई शिक्षा नीति जो पिछले साल अ, हमारी सरकार ने घोषित की थी, मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि अब हमारे यहाँ पे स्कूल्स में 6 तक हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि काश ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद हिंदी का स्तर हम्म, हमारे भारत में सुधर जाएगा। क्योंकि कई जगह मैं ये देखती हूँ, लोग ये कहते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं? कविताएँ लिखकर प्रमोट कर रहे हैं। जी नहीं, कविताएँ लिखकर हिंदी का कोई प्रमोशन नहीं होगा। कविताओं से हमें अपने मन की शांति मिलती है, अपनी खुशी सही। मिलती है, अपनी रचनात्मकता को खुशी मिलती है। अगर हिंदी का सच में उद्धार करना है, तो बच्चे-बच्चे को हिंदी बोलना सिखाना और उसे हिंदी में दूसरे विषय पढ़ाना ज़रूरी है। तभी सही मायनों में हिंदी का विकास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों से आप बात करिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी चीज़ें उनको याद होंगी। लेकिन आप हिंदी की गिनती कीजिएगा तो शायद उन्हें 69, 79 और 89 में भी अंतर नहीं पता होगा। आप 69, ये 79, 89 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 20 के आगे गिनती नहीं बोल पाते हैं। मेरे नहीं खुद के आती। घर में ये हाल है। हालाँकि हाँ, मैं परदेश में हूँ, तो मैंने जितनी कोशिश कर सकती हूँ की, लेकिन अब क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल में नहीं सीख के आते ना, तो माँ की बात उतना नहीं सुनते। माँ, माँ होती है, टीचर, टीचर होती है। सही बात है, और टीचर की कही हुई बात ज़्यादा बच्चों पर असर करती है। हुँ, बिल्कुल, आप ये सही है। और वास्तव में आपने ये बात सही कहा कि जब हम ये सोचे ना कि हम कविताएँ लिख रहे हैं या कहानी लिख कर के हम हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वो हम अपने खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए इस चीज़ को लिख रहे हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमारे बच्चों को, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको हिंदी का महत्व समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और इसके लिए सबसे ख़ास बात ये है कि हम घर में भी हिंदी बोलना शुरू, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा माहौल हिंदी का घर में भी कम होता जा रहा है। इंग्लिश देखिए का। हाँ, बिल्कुल और आजकल क्या होता है बच्चा जब जाता है स्कूल एलकेजी में ही उनकी टीचर्स कह देती हैं, "भई आप थोड़ा अंग्रेजी में घर पे बात कीजिए ताकि बच्चा इंग्लिश में बोल सके।" दूसरों की जी। बात छोड़िए मेरे साथ में ये हुआ है और उस वक़्त मैं ही थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी कि मैंने थोड़े टाइम अपने बच्चे के साथ अंग्रेज़ी में बात करना शुरू किया था, बट जब फिर मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगने लगा, बुरा लगने लगा तो छोड़ दिया और हिंदी पे लौट आए। नहीं, बिल्कुल आपसे। बट पर एक चीज़ मनीषा जी आती है, जो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं ना, हुँ, जब आप कहीं जा रहे हैं, एक हुँ। बहुत थोड़ा-सा छोटा-सा एक उदाहरण मैं हाँ, देती हूँ। हाँ। आप कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और आप चाहे कितनी भी पढ़े-लिखे, आपने कितनी भी डिग्री ले रखी है, लेकिन आप जब हिंदी में बात करते हैं, तो हुँ, सामने वाला व्यक्ति आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो आदर नहीं देता, वो सम्मान नहीं देता। लेकिन हुँ, वहीं उसी समय आपके पास में अगर 12th पास बच्चा भी बैठा हुआ है, या कोई 12th पास है, एजुकेशन उससे कुछ भी नहीं, लेकिन वो इंग्लिश में बात करता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति, उसको सम्मान ज़्यादा देना चाहिए। तब जाकर के ये लगने लग जाता है कि हमारी ये सारी डिग्रियाँ बेकार हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं। एक टैग लगा दिया जाता है बहन जी वाला, कि ये हिंदी हुँ, में है तो दैट बहन जी।
और इंग्लिश में तो मैम और वो चीज आ जाती है। तो शायद ये चीज है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये टैग ना लगे, बच्चे हमारे इस पोजीशन से ना गुजरे, इसलिए हम कोशिश करते हैं ठीक है बच्चों को आगे सरवाइव करना है, इसलिए उनको इंग्लिश। इस मानसिक गुलामी के जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चीज कई बार ये चीज आती है सामने। आती है, मैं बिल्कुल आती है। मैं आपकी क्योंकि बात से पूरी तरह से हाँ सहमत हूँ कि ये चीज़ आती है, पर ये मानसिक गुलामी है, ये अंग्रेज़ों की हाँ गुलामी हमने आज तक छोड़ी नहीं है, अंग्रेज़ी की गुलामी हमने आज तक छोड़ी नहीं है। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए, लेकिन अंग्रेज़ी से आज भी आज़ाद नहीं है। और बिल्कुल। ये गुलामी हमने अपने ऊपर ओढ़ के रखी है, और और ये सब इस तरह से ओढ़ के रखी है कि हम शायद इसको कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहते। और सबसे ज्यादा दुख होता है कि हिंदुस्तान में ये चीज सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है। दुनिया के बिल्कुल। किसी देश में इंसान अपनी बोली को इतना छोटा नहीं समझता जितने अपने देश में हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति दोनों को, हमारे लोग जो हैं, मैंने ये महसूस किया। इनफैक्ट मैं दूर तक क्यों जाऊं, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था यंग एज में जब हम थे, तब हमें भी कई बार ऐसी चीजें लगती थी, अरे हमारे यहाँ तो ये चीज गलत है, हमारे यहाँ तो ये चीज गलत है। लेकिन वक्त के साथ ये समझ में आया कि जो चीजें हमारे संस्कृति में कहीं कहीं गलतियां नजर आती हैं, वो गलतियां हमारी संस्कृति की नहीं है। वो ये जो बाहर से विदेशी आए थे और उनकी वजह से, उनसे बचने के चक्कर में जो हमारी संस्कृति को नुकसान देने वाली चीजें की गई, उसकी देन है वो। बाकी हमारी संस्कृति विशुद्ध थी। अगर हम आज इन सब के आने से, मुगलों के भी आने से पहले वाली संस्कृति के बारे में बात करें, तो अगर हम आज भी उसको जी रहे होते तो शायद हम बहुत बेहतर होते। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस चीज को। और फैक्ट ये रहेगा कि अगर हर व्यक्ति अपने दिल के अंदर ये सोच ले कि नहीं मुझे हिंदी के साथ आगे बढ़ना है या मेरी संस्कृति को थाम करके आगे चलना है, कोई कुछ भी कहता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज जो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, हिंदी को स्थापित करने के लिए बात की जा रही है या क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करने की बात की जा रही है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से सुलझ सकती हैं, सिर्फ आवश्यकता की हर व्यक्ति को सोचना हर अपने व्यक्ति को नजरिए सोचे। से। और मतलब ये है कि जैसे आज मैं इतने आराम से ये बात कह रही हूँ ना, इतने हक से कह रही हूँ, वही हक से आप भी बोलिए। जिस जिसको भी लगता है, हाँ, ये हमें अपने अंदर से सोच के बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें हमारे ऊपर इसी तरह से आती हैं कि हमने सोच लिया तो कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना, बिल्कुल। मैं अकेला ही चला था, लोग मगर आते रहे, मिलते रहे और कारवां बनता गया। बिल्कुल तो बिल्कुल कोई आप एक भी सही। शुरुआत करेगा। जब मोदी जी ने शुरुआत तो की है ना, कोशिश तो की है हाँ उन्होंने ना, कि ये सरकारी, क्योंकि ये गुलामी नहीं निकलेगी जब तक बच्चा बचपन से हिंदी में पढ़ना नहीं सीखेगा, काफी लंबे टाइम तक उसको नहीं पढ़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स को हिंदी में नहीं पढ़ेगा, तब तक वो उसके अंदर से निकलेगी नहीं, वो रिस्पेक्ट आएगी ही नहीं। क्योंकि वो बचपन से, हिंदी तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो ना आप स्कूल में, बाकी तो सही सब बात, कुछ अंग्रेजी में होता है। सही कह रहे हो आप ये चीज। ये बिल्कुल आप बात को सही कह रहे हो। और एक चीज हमारे, और मतलब बाहर विदेशों में नहीं, ये हमारी हिंदी को बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय, अगर ये जो ये चीजें हैं ना, और ये आपने जो कहा ना कि इस तरह की चीजें, अब तो ऐसे कई कैंपेन होने लगे हैं, अब तो बड़े बड़े स्टार्स इस तरह की बात आके करने लगे हैं कि हिंदी में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, आप हिंदी वाले को इस तरह से मत देखिए, मत बात कीजिए। लेकिन स्टिल लोगों को समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा। और अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा मैं आकाशवाणी का बहुत ज्यादा अहम रोल मानती हूँ, क्योंकि आकाशवाणी में आप जाइए वहाँ पूरा लिखा रहता है हिंदी में बात कीजिए, उनके कार्यक्रम पूरे हिंदी में जाते हैं। और जो अनाउंसर होता है वो पूरी चीज उनकी स्क्रिप्ट हिंदी में रहती है, एक बिल्कुल शब्द भी होती है। उनका इंग्लिश में नहीं रहता। नहीं तो होता है। सही मायने में बहुत ज्यादा हिंदी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा आकाशवाणी का काफी उसकी भूमिका रहती है, जो इस तरीके से इसको आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहा है। हम्म। एक सवाल मनीषा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी नई पीढ़ी है जो हम्म। इस फील्ड में आना चाहती है, आवाज की दुनिया में आकर के अपनी आवाज को पहचान बनाना चाहती है, आप जी। उनको क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से तैयारी करें और कैसे इस दुनिया में आए? देखिए, आजकल तो मैंने सुना है भारत में बहुत से कोर्सेज होने लगे हैं, आरजे अगर आप बनना चाहते हैं तो कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी और सोच रही थी, कोशिश कर रही थी, तो मैं बहुत से आरजेस को सुनती रहती थी। तो मुझे अपार शक्ति जो हैं, आयुष्मान खुराना के छोटे भाई, ये दोनों भाई आरजे रह चुके हैं, तो मैं इनको भी सुनती थी। उनसे मैंने ये सुना
कि कोर्सेज़ करने की बजाय अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, अपनी कला को निखारेंगे आवाज़ के साथ-साथ और आप कुछ नया लेकर आ सकेंगे रेडियो की दुनिया में, तो आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म खुले हैं, आपको ज़रूर मंज़िल मिलेगी, पर कोशिश तो आपको करनी होगी। इसके अलावा तो देखिए आजकल क्या इंडिया में चल रहा है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो तो मैं बहुत सालों से इंडिया से बाहर हूँ, इसलिए ये मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ पर किस तरह से एंट्री होती है, आज आरजेस को कैसे लेते हैं क्योंकि इतने सारे रेडियो चैनल भी हैं, तो उतना ही कॉम्पिटिशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल बट आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपके अपने अंदर जो काबिलियत है, आपको उसको निखार के लाना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हुँ, ज़रूरी नहीं कि पढ़ने के बाद भी आप अच्छे आरजे बन जाएँ। उसके लिए तो आपको अपने अंदर जो आपकी काबिलियत है, उसे निखारें, प्रैक्टिस करें और अपनी आवाज़ को उतार-चढ़ाव को देखें, लोगों को सुनें। जो आरजे जो बोलते हैं, उनको सुनें, सुन कर के देखें कि वो किस तरीके से किस सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं, तो शायद उसमें आप अपनी फ़ील्ड में जा बाकी सकते आजकल आरजेस कोई बहुत डिफरेंट तरीके से नहीं बोलते हैं, हम और आप जैसे बात करते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन बस वही है कि उनकी क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो क्या जी, आप मतलब आप सोचिए ना, एक आरजे फ़ोन पर बैठकर आपको कॉल करता है और मज़े-मज़े में आपके साथ मस्ती करता है, तो वो मस्ती करने के तरीके सोचता है ना, हाँ, बिल्कुल सही ढूँढते बात, में वो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। नहीं सिखा सकते, बिल्कुल नहीं और अगर सिखा आप सकते। जैसे अगर हम अपने भारत में ही बात करें, नीलेश मिश्रा हैं, जिन्होंने आरजे की दुनिया में एक नया तहलका किया एज़ ए स्टोरी टेलर, स्टोरी सुनाकर हुँ, उन्होंने तो ये भी उनकी अपनी क्रिएटिविटी थी ना, दुनिया में उस चीज़ को सिखाने वाला उनको कोई नहीं मिला। उन्होंने बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल करके अपनी ये पहचान बनाई है नीलेश मिश्रा ने, कि एज़ ए स्टोरी टेलर रेडियो पर कहानी कौन सुनेगा? जब वो गए थे, उनको मना कर दिया था। वो करते रहे, लड़ते रहे और फाइनली उन्हें मौका भी दिया गया और आज पूरी दुनिया, पूरा भारत उन्हें जानता है, जानता है और सुनता है, सुनता है। सही तो बात है, सब कुछ वो आपको अपने अंदर क्या है, वो आप ही को ढूँढना पड़ेगा, वो कोई और ढूँढ के निकाल के नहीं दे सकता। सही। ये हुँ, कहते हैं ना कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो ज़रूरी है कि अपने आप को जानें, हम किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, उस फ़ील्ड को पहचानें और फिर उस पर हम काम करना शुरू करें, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। मनीषा जी, चलते-चलते जी। आप कविताएँ लिखती हैं, तो वो जो एक लालच है मन का उसे मैं दूर नहीं कर सकती हूँ। तो वो ज़रूर मैं आपसे सुनना चाहूँगी और शायद हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। चलते-चलते एक आखिरी कविता आप सबको सुना के चलूँ जी, मैं। जी, हुँ, तो हमारी बात चल रही थी गीत की और गीत के साथ-साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थानी ऐसी भाषा है जो बहुत आसानी से सबको समझ में आती है। तो बिल्कुल। अगर आप इजाज़त दें तो एक राजस्थानी गीत मैं आप सबके सामने रखूँ? बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है। चलिए जी, एक लड़की का दर्द जो माँ-बाप का घर छोड़कर जब परदेस में चली जाती है, वो उससे भी सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो वही रखती हूँ आप सबके सामने। स्वागत नैना सुबरसे नीर थारी ओरुआ बरे नैना सुबरसे नीर थारी ओरुआ बरे हिवड़ो रे बेरे अधीर थारी ओरुआ बरे परदेसिया में बन गयो नीर मैं कण सुनाऊं पीड़ परदेसिया में बन गयो नीड़ मैं कण सुनाऊं पीर रख दूं काल जो चीर थारी और आबरे नैना सू बरसे नीर थारी और आबरे वाकूण घड़ी थी मायड़ मारो भाग विधाता बाचो किण दिशा संदेशो आव्यो कोई कागद थो वो साचो वाकूण घड़ी थी मायड़ मारो भाग विधाता बाचो किण दिशा संदेशो आव्यो कोई कागद थो वो साचो काई हुई थी भारी भूल बढ़ गई काल शूल है। काई हुई थी भारी भूल पड़ गई काल शूल थारो लाड़ भी पड़ गयो काचो थारी
आवरे नैना सुवर से नीर थारी आवरे ओढ़ लहरियो बैठू जद सावन री रुत है आवे थारे हाथारा सा तूड़ारी मन पल पल याद सतावे हूँ सात समंदर पार मारे सिंधारा रियास हूँ सात समंदर पार थारे सिंधारा रियास मारी आस नहीं पुर पावे थारी और आवरे नैना सुवर से नीर धारी और आवरे चंदा सो प्यारो वीरो खण देखण ने मन तरसे मारी प्यारी सी भौजाई री बाता ने हिबड़ो तरसे सुन वीरा म्हारी बात थारी राखी म्हारे पास सुन वीरा म्हारी बात थारी राखी म्हारे पास बांधण ने हिबड़ो तरसे थारी और आवरे नैना सुवर से नीर थारी और आवरे बाबा सारी मैं चिड़कली मन उड़ तो जानो थो पण हो गो इतनो दूर मैं तो ये ना जानो थो काहे पिया बसे परदेस मारो बदलो काहे भेस काहे पिया बसे परदेस मारो बदलो काहे भेस मारो छूट्यो काहे देस थारी और आवरे नैना सुवर से नीर थारी और आवरे। क्या बात है, बहुत बिल्कुल अपने दिल की बात आपने इसमें गाने में, गीत में ऐसा लग रहा था अपने दिल की बात यहाँ पर कह रही हैं। एक जो अंदर की पीड़ा और अपने देश का जो लगाव, वो सारी चीज आपके इस गीत में आई है। मंजू श्रीवास्तव जी ने कहा बहुत खूब। कुलश्रेष्ठ कमल जी लिख रहे हैं वेरी नाइस, वास्तव में बहुत ही अच्छा। और मनीषा जी, ऐसा लगता है कि आपकी कविताओं को हम सुनते रहे, आपसे बहुत सारी बातें हम करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, जो मेरे दिल की बात है वो आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जिस फील्ड से हूँ उसी फील्ड से आप, तो ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारी बातें हम अभी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अभी हम आपसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं आपसे। बट वो कहते हैं ना कि समय की हर चीज की सीमा रहती है, और समय, और जब जो लोग आकाशवाणी से जुड़े हों या एफएम से जुड़े हों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी से भी जुड़े हों, तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट की वो कीमत को समझते हैं। तो बिल्कुल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड है तापिका ने पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट वाइस ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, क्योंकि आप आए यहाँ पर आकर, आपने इतनी सारी ढेर सारी बातें हमसे की, इसी के बारे में हमें बताया, और साथ में सबसे खास बात की आपने कविताएं हमें सुनाई। कहते हैं ना, कविताएं दिल को बहुत सुकून। जी, धन्यवाद थैंक यू सो मच, मनीषा जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया। जी तो दर्शकों, ये थी आज हमारे साथ मनीषा जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, उनके करियर के बारे में जाना, उन्होंने वो जिस क्षेत्र में काम कर रही है उस क्षेत्र के बारे में हमने उनसे बात की, बहुत कुछ जानने को हमें मिला। सबसे खास बात, वहाँ विदेश में रह करके भी वो किस तरीके से हिंदी को लेकर के आगे चल रही है, वो चीज हमने उनसे जाना। बहुत सारी बहुत ही प्यारी प्यारी उनसे कविताएं हमने सुनी। और बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए कलाकार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।